नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक मिश्रा जी, जिन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 348 इन एसएससी सीजीएल 2021। तहे दिल से स्वागत करती हूँ अभिषेक आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो स्टडी IQ टीम और डॉक्टर गौरव गर्ग सर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँ, क्योंकि वो शुरू से ही सपोर्ट किए। और उनके जो एक एज ए टीचर नहीं, एज ए मोटिवेटर, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहुत खुशी हो रही है, काफ़ी प्रयास के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद ये सफलता मिली है। सो अभिषेक आपने इस एग्जामिनेशन को फतेह कर लिया, उसको हम बोलेंगे। और हमें भी बहुत खुशी है कि जब आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो आपको आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जर्नी को देखेंगे और किस तरीके से आपने इसको एस किया, वो एक सभी के लिए प्रेरणादायक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा पहले मैं जानना चाहूंगी अपने बैकग्राउंड के बारे में सभी को थोड़ा बताएं। मेरा जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके बाद मेरी प्रारंभिक शिक्षा और +2 की तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल से ही हुई है। उसके बाद मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम पास किया और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स मिला मुझे। वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद मैं साल 1 साल के लिए एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वो प्राइवेट जॉब भी की। लेकिन फिर मुझे प्राइवेट जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मुझे लगा कि नहीं, मतलब कुछ अच्छा कर सकते हैं। बाकी दोस्त भी तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये SSC की तैयारी करो, हो जाएगा, सही है। तो फिर मैंने SSC की तैयारी करनी शुरू की। सो आप मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं और आप एसएससी एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है। एक कंसिस्टेंसी लाना, एक मोटिव लाना एग्जामिनेशन के लिए, और एक कंसिस्टेंसी की जो हम बात करते हैं, उसको किस तरीके से आपने डेवलप किया? ये सबसे किसी बच्चे के लिए उसके उसका मोटिवेशन उसके माँ बाप होते हैं। सब। और ये मेरी माँ जो थी, वो चाहती थी कि मेरा बच्चा कुछ जीवन में अच्छा करे, एक अधिकारी बने। तो इसके लिए मैं फिर वहीं से मोटिवेशन मिलता था। जब भी मैं लो फील किया तो फिर माँ को याद करता था, तो वो होगा फिर। कितने साल से आप इस एग्जामिनेशन प्रक्रिया में है, थोड़ा सा बताएंगे? मैं 3 साल से, लगभग 3-4 साल से इस प्रक्रिया में हूँ। मैंने 2019 CGL प्री दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्लियर हो गया। फिर मैंने मेंस दिया, तो लेकिन उस समय 2019 में मेंस में वो एब्जर्ड नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे मेंस नहीं निकल पाया, मेरा मेंस नहीं हो पाया। फिर 2020 का प्री भी दिया, प्री निकल गया, लेकिन मेंस के कुछ महीने पहले मेरी माँ की मृत्यु हो गई। इस कारण से मैं गांव चला गया और मेंस नहीं दे पाया। फिर किसी तरह फिर 2021 में मजबूती के साथ फिर तैयारी शुरू की। फिर प्री पास किया, फिर मेंस पास किया, फिर टायर 3 पास की। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट में नाम आया। अभिषेक, रियली वेरी सॉरी Yes, फॉर योर लॉस, बट योर मदर वुड बी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आपने उनकी जो इच्छा थी आपने पूरी की और आप इस एग्जामिनेशन में फतेह किया आपने। सो वेरी ग्लैड एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सो 3 साल का लंबा थैंक यू सफर, मैम। 3 साल का लंबा सफर रहा है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे डेफिनेटली। आपने बताया भी किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को मोल्ड किया। किसी भी एग्जाम के लिए ये जरूरी नहीं कि SSC हो, एक आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है, और उसके प्रति डेडिकेशन। अगर आप लगन से, मेहनत से किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, तो आप उसे जरूर उसमें आप जरूर सफल हो जाएंगे। और एक आठ के जरूरी नहीं कि 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ने की जरूरत है। एक 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे एक रेगुलर स्टडी होनी बहुत जरूरी है, तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। यदि किसी को प्रिपेयर करना है एसएससी के बारे में और वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि 3-4 साल से इस प्रक्रिया में है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती रह गई है, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस से किस तरीके से बताएंगे कैसे प्रिपेयर करना है? व्हाट इज द राइट मेथोडोलॉजी? थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं। सबसे पहले तो उन्हें ये समझना होगा कि मतलब जो, या तो SSC या कोई भी एग्जाम हो, कि वो पूछती क्या है, उसका प्रीवियस ईयर पैटर्न क्या है, किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। उसके हिसाब से अगर प्रॉपर अप्रोच करें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। ये नहीं कि आप
सारी 3 4 किताबें मैथ्स की लगा रही हैं, पूरा जीएस पढ़ रहे हैं, पूरा इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हो जाएंगे तो वो भी आपको फायदे की जगह पे आप नुकसान होने लगे। कम रिसोर्सेस हो, मतलब अच्छे रिसोर्सेस हो, तो उससे आप सही जगह, जैसे अब करंट अफेयर्स ही हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे अब 4 4 2 2 घंटे 3 3 घंटे की वीडियोस। तो उतना पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप, सबसे बड़ी बात है कि आप पढ़ने से ही नहीं होता है, आप उसे अपने दिमाग में कितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मतलब आप खाने को, बहुत सारा खाना खा लिए बाद में उल्टी कर दिए तो क्या फायदा। मतलब आपको डाइजेस्ट करना होगा चीजों को, कि आपने 4 घंटे 5 घंटे जो भी पढ़ा है आपने, तो उसे आप डाइजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, आप आप उसे रिकॉल कर रहे हैं कि नहीं। तो ये है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ प्रीवियस ईयर ट्रेंड देखते हुए और आगे मतलब कैसा पैटर्न बदल रहा है, और आप चीजों को ये नहीं कि ये सिर्फ पढ़ते रहे, पढ़ रहे हैं, पढ़, उसे ग्रैब भी करें। मतलब 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो उससे, उसको आपके दिमाग में रिकॉल है कि नहीं है, आप उसको उससे कितना एब्जॉर्ब किए, ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि बहुत सारे रिसोर्सेस और किताब से वो करने में। अब ये नहीं कि अब 2 2 घंटे की करंट अफेयर्स के वीडियो देख रहे हैं, तो ये ऐसा है, या फिर जीएस ही पढ़ रहे हैं। कोई हर एक सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम दे के पढ़ना पड़ता है। बहुत ही खूब कही आपने कि हमें अपने रिसोर्सेज को इतना लिमिट रखना है, क्योंकि अगर ज्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे तो हम खुद ही नहीं संभाल पाएंगे कि कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटाइज करें। तो एक तो ये बात रही कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए। अब लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे निचोड़ निकालें टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट इन द एग्जामिनेशन, इस पर बताएं। एक तो वो है कि प्रैक्टिस की, एसएससी के एग्जाम के लिए, एग्जाम जैसा पैटर्न है, शेड्यूल है, तो उसमें प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। मतलब कम चीजों को ज्यादा बार पढ़ें, और प्रैक्टिस और टेस्ट लगाना है सबसे। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम के लिए, या कोई भी वन डे एग्जाम है जिसमें मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आपको, आपके पास नॉलेज ही हो, नॉलेज हो के भी आप 60, अगर आपके पास प्रैक्टिस नहीं है तो नॉलेज से आप उस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। भले ही जब आंसर की आएगी तो आप घर बैठ के वो सारे सवाल लगा सकते हैं, कर लेंगे, लेकिन उस 1 घंटे में आपको कैसे करना है, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो अब इस मॉक प्रैक्टिस पे ही बात करेंगे कि हमें 1 घंटे में कैसे टू द बेस्ट हमें एग्जामिनेशन लिखना है। हम बैकवर्ड चलते हैं और इस पर बात करते हैं। एक तो जैसे 4 सेक्शन है एसएससी सीजीएल की बात करूँ तो, जीएस है, इंग्लिश है, मैथ्स है, और रीजनिंग है। तो अब इधर जितना ज़्यादा समय आप इंग्लिश में और जीएस में बचा सकते हैं, तो आप, ताकि 1 घंटे में वो मैथ्स और रीजनिंग को ज़्यादा समय दे सकें। क्योंकि 25 मिनट में 25 सवाल मैथ्स के करने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप मैथ्स के लिए अगर 30 मिनट 35 मिनट बच जाते हैं तो सफिशियंट है, कर लेंगे आप। तो इसलिए है कि आप सबसे पहले, मैं हर पेपर में यही करता था, सबसे पहले मैं जीएस करता था जो कि 4 5 मिनट में हो जाते थे। फिर इंग्लिश करता था, तीन, वो 8 मिनट से 10 मिनट मैक्सिमम हो जाते थे। फिर रीजनिंग, और जब लास्ट में था कि मैथ, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पेपर में मैथ से स्टार्ट कर लेते हैं, और मैथ में क्या होता है कि कभी कभी 1 2 सवाल कैलकुलेटिव होता है, सारा समय उसी में चला जाता है। तो अगर अगर पेपर में अगर एक सवाल भी गड़बड़ हो गया, खासकर मैथ्स में, और 5 मिनट निकल गए, तो धीरे धीरे आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा और सारा पेपर खराब हो जाएगा। जबकि आपने अच्छे से पढ़ाई की है, फिर भी आप उस घंटे, 1 घंटे में मेन होता है कि आप उस 1 घंटे में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। भले ही आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हों, लेकिन आप 1 घंटे में नहीं परफॉर्म कर पाए तो मुश्किल हो जाएगी पेपर क्लियर करना। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैथ्स का पेपर ना करें। भले ही आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन मैक्सिमम बच्चों का मैथ्स ही थोड़ा सा वीक होता है, तो मैथ्स को लास्ट में रखें, और इधर इंग्लिश और जीएस में आप समय बचा सकें। क्योंकि इंग्लिश और जीएस में रीडिंग है, आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाएं, कि ताकि सवाल को एक बार देखे फर्स्ट गो में ही समझ जाएं और करते चले, ताकि जो इधर समय बच रहा है आप उसे अब रीजनिंग और मैथ्स में दे आई थिंक फेयर इनफ एंड वेरी वैल्यूएबल एडवाइस की प्रायोरिटाइज कैसे करें, सेक्शंस को प्रायोरिटाइज कैसे करें, एंड फिर आप एग्जामिनेशन कैसे लिखें। तो आई थिंक सूर्या, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में? मैं स्टडी आईक्यू को 2019 से ही फॉलो कर रहा हूँ। खासकर एक टीचर, आप किसी के स्टूडेंट के लाइफ में एक टीचर के अलावा एक मेंटर की भी जरूरत होती है, कि हाँ वो आप सही समय पे सही गाइड करें, या बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उसे उन्हें मोटिवेट करें। तो मैं 2019 से ही स्टडी आईक्यू को फॉलो कर रहा हूँ, और डॉक्टर गौरव गर्ग
सर को मैं एज अ मेंटर मानता हूँ। मैं उन्हें टीचर नहीं मानता, मैं अपना उन्हें मेंटर मानता हूँ। तो खासकर, और ये जो स्टडी आईक्यू का है कि अगर मान लो आप डेली रेगुलर, आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप रेगुलर नहीं पढ़ पाए, तो फिर भी उसके लिए सर ने अलग से बेस्ट करंट अफेयर्स, बेस्ट 500 करंट अफेयर्स निकाला है, जो कि श्योर शॉट है। आप सिर्फ अगर बेस्ट 500 भी पढ़ के जाते हैं तो उससे 70 to 80% सवाल करके आएंगे। तो ये रहा है कि वो एक लिमिटेड रिसोर्स देते हैं। ये नहीं कि आप यूट्यूब पे तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे के वीडियो पढ़िए करंट अफेयर्स के, लेकिन वो एक रिसोर्स, लिमिटेड रिसोर्स के साथ बेस्ट वो कंटेंट देते हैं। Very glad to hear from you, Abhishek, that we've been an integral part, and I hope it. मतलब आप जिस तरीके से बता रहे थे कि I'm sure Gaurav sir is very very proud of that, कि आपने उन्हें एक सिर्फ एक मेंटोर की तरह, एक गुरु की तरह, और उन्होंने किस तरीके से आपको उस पूरी जर्नी में गाइड किया। वेरी ग्लैड, एंड द एंटायर टीम इज वेरी प्राउड ऑफ यू। जब हम एग्जामिनेशन की बारीकियों की बात करते हैं और एसएससी का ट्रेंड देखें इतने सालों में, पहले एग्जामिनेशन काफी लंबे होते थे। अ, अभी दो पेपर्स भी हटा दिया है एसएससी ने। तो जो बदलते पैटर्न के साथ आपको इस एग्जामिनेशन के डायनेमिक्स में क्या चेंजेस आए हैं, क्वेश्चन के लेवल्स में क्या चेंजेस आए, क्योंकि आपने 3 एग्जामिनेशन दिया है, आपने हर स्टेज देखा है, हर स्टेज ऑफ पैटर्न देखा है। अगर उसकी थोड़ी सी बात बता सके तो जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो डायनेमिक्स समझने में थोड़ी मदद। पहले ये था कि जीएस और रीजनिंग की उतनी वैल्यू नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ प्री में आता था 25 सवाल, और लड़के इग्नोर करके चले जाते थे। मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिया और रीजनिंग भी तो हो जाता था। लेकिन अब ये पैटर्न बदल, और उस समय था मेंस 200 का इंग्लिश और 200 के मैथ्स होते थे, तो मैथ्स और इंग्लिश का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। अब ये है कि पैटर्न चेंज हो गया है, आप किसी को नहीं छोड़ सकते। अब जीएस क्या है कि वो मेंस में भी आ रहे हैं और रीजनिंग भी। तो 25 सवाल हैं और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हैं। तो आप, ये था कि पहले बच्चे इग्नोर कर देते थे कि कोई नहीं, मेंस कर लें। अब तो प्री क्वालिफाइंग हो गया है, और मेंस में वो रीजनिंग और जीएस ऐड हो गया है। तो अब क्या है कि उन्हें हर एक पोर्शन पे फोकस करना है। पहले था कि जो मैथ्स में अच्छे थे या इंग्लिश में बहुत अच्छे थे तो वो कर ले जाते थे, कोई ना कोई जॉब उन्हें मिल जाती थी। अगर अच्छी रैंक लाने के लिए तो आपको सभी को बराबर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लड़ जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब ये है कि अब सबको बराबर समय देना पड़ेगा। अब सब इक्वल है, मतलब एक लेवल, एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड हो चुका है। या फिर वो आर्ट्स के बच्चे आ रहे हो, या साइंस के बच्चे आ रहे हो, या कॉमर्स के बच्चे आ रहे हो। पहले ये था कि जो साइंस के बच्चे थे तो उन्हें एक एज मिल जाती थी कि वो मैथ्स में अच्छे, शुरू से ही अच्छे रहते हैं, 10th 12th 12th और ग्रेजुएशन में भी मैथ्स पढ़ते हैं, तो उन्हें और आर्ट्स के बच्चे पिछड़ जाते थे। तो अब वैसा नहीं है, अब सब इक्वल है, सबको पढ़ना पड़ेगा अब, जीएस भी। सेशन के एंड में है, कुछ फाइनल टिप सजेशन आप सभी को देना चाहेंगे? मेरा यही सजेशन है कि कभी भी हार नहीं माने। अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल सफलता मिल जाएगी। भले ही वो 1 साल या 2 साल आगे बढ़ जाए, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप 100, अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के प्रति आप अगर समर्पित हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। Thank you so much, Abhishek, and ending it on a very, very serious and a very good and a very important note that अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो आपको लक्ष्य मिल ही जाएगा। और जो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद ऊपर से नजारा होता है दुनिया का, वो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। So on this note, ending this interview session with Abhishek, and hope to see you rising even shine brighter. Thank you. ओके, थैंक यू, थैंक